जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हमारे जावास्क्रिप्ट के बूट कैंप का दूसरा दिन है और आज की वीडियो में थोड़ा और इन डेप्थ जाएँगे, थोड़े और टॉपिक्स हम कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट को मास्टर करने के लिए। कल की वीडियो में हमने बहुत सी चीज़ें सीखी थी, ठीक है? आई होप उससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर हो चुके होंगे और अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने माइंड में ये रखो कि ये क्योंकि एक बूट कैंप है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आप और मैं एक ही जगह पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? लाइव बैठे हैं हम। क्लियर? तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछो, कोई कन्फ्यूजन है आप पूछो, अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा वीडियो को पॉज़ करो, ठीक है? और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ क्रैश कोर्स ओके दिस इज़ अ बूट कैंप। तो जैसे ही हमारे ये 10 दिन कंप्लीट होंगे बिकॉज़ 10 दिन का ही ये बूट कैंप है, तो उन 10 दिनों के बाद मैं चाहता हूँ कि आपको सब कुछ आता हो। तो इस चीज़ के लिए आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पर देखो हमने जो-जो चीज़ें कवर की थी यहाँ पर मेंशन है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? और इसको नाम मैं दे देता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है? 2 कह देते हैं जी, डॉट जेएस कर देते हैं, स्क्रिप्ट 2 डॉट जेएस और ये जो हमारी एचटीएमएल है जिसके अंदर हमने स्क्रिप्ट को रखा हुआ है, अब इसको हम स्क्रिप्ट 2 को हम इसके अंदर रख देंगे, क्लियर। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसको हमने पहली वीडियो में काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था, तो आई डोंट थिंक सो कि इसको दोबारा बताने की ज़रूरत है, ठीक है? तो अभी आते हैं स्क्रिप्ट 2 में और हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं ना बूट कैंप में सारी चीज़ें सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मैं हर बार ऐसा कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप फ़ोकस करो। तो आप इनको ना डेटा टाइप्स भी कह सकते हो। तो अब जो हम कवर करने वाले हैं वो है डेटा टाइप्स और मैं इसे कमेंट में चेंज कर देता हूँ। और कमेंट क्या होता है इसके बारे में भी पिछली वीडियो में हमने डिटेल से बात की थी। मिस कर दिया अगर आपने वो वीडियो जाकर देखो बहुत कुछ सीखोगे आप उससे। तो देखो डेटा टाइप्स क्या होती हैं? अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, ठीक है? अपनी दुनिया की बात करें, तो हमारी दुनिया में काफ़ी सारा डाटा है जो कि हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है? अब नंबर्स में 2 कैटेगरीज़ होती हैं, एक तो वो नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट आता है 5.1, 6.2 कुछ इस तरह से और एक वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर पॉइंट नहीं आता, ठीक है? ये तो एक होगी हमारे हमारी डेटा टाइप जिसके अंदर नंबर्स होते हैं। दूसरी डाटा टाइप होती है जिसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, हमारे चैनल का नाम हो गया, हम और कुड। तो ये क्या है हमारे पास ये कैरेक्टर्स हैं, ये भी एक डाटा टाइप है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर ना मेंशन करता जाता हूँ और साथ में एग्जांपल भी देता जाता हूँ। तो हमारे पास एक है स्ट्रिंग, ठीक है? स्ट्रिंग में क्या होता है हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसको कह देता हूँ नेम और इसके अंदर वैल्यू मैं अपना नाम सेट कर देता हूँ जो कि है लतीफ़ और इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। तो ये जो हमने वेरिएबल बनाया इसके अंदर ये जो डाटा यहाँ पर ये जो आपको डाटा नज़र आ रहा है, ये स्ट्रिंग है मतलब इसकी टाइप स्ट्रिंग है। आगे चलते हैं और हमने बात की नंबर्स के बारे में, ठीक है? ये नंबर्स आ गए। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट मैं इसको कह देता हूँ नम और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 25। अब ये जो हमने वेरिएबल बनाया इसके अंदर जो डाटा है उसकी टाइप है नंबर, इसके अंदर जो डाटा है उसकी टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है? 2 हो गए हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर बगैर पॉइंट वाला नंबर ही रखो, आप यहाँ पर पॉइंट वाले नंबर्स भी ऐड कर सकते हो क्योंकि दोनों नंबर है। बाकी लैंग्वेजेस की बात की जाए तो दोनों अलग-अलग होते हैं बट यहाँ पर आप लेट के साथ दोनों को यूज़ कर सकते हो, दोनों नंबर्स ही हैं। उसके बाद एक और होता है हमारे पास बूलियन व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको लगेगा कि यार ये क्या है? क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं? बट ये एक डेटा टाइप आपकी इतनी हेल्प करता है जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो आप सोच भी नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ कंडीशन, कोई भी नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन हो, बस मैं कंडीशन दे रहा हूँ। अब इसके अंदर 2 ही वैल्यूज़ होती हैं। बूलियन टाइप में सिर्फ़ 2 ही वैल्यूज़ होती हैं, या तो होती है ट्रू या होती है फ़ॉल्स, या होती है ट्रू या होती है फ़ॉल्स। और कुछ और अल्फ़ाज़ में अगर मैं आपसे कहूँ, तो ट्रू की वैल्यू इक्वल्स टू होती है 1 के और फ़ॉल्स की वैल्यू इक्वल्स टू होती है 0 के। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ट्रू की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, फ़ॉल्स की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, थोड़ी देर में आप समझ जाओगे, ठीक है? तो इसके अंदर मैं ट्रू रख देता हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया बूलियन हो गया। हम इसके अंदर फ़ॉल्स भी रख सकते हैं, कुछ इस तरह से, तो ये हमारा बूलियन हो गया, क्लियर? इसी तरह से हमारे पास एक और भी होती है जिसको हम कहते हैं बिग इंट, बिग इंट। अब ये बिग इंट क्या है? पहले तो आपको इंट को समझना होगा। बेसिकली ये जो नंबर्स होते हैं ना हमारे पास,
जिनके साथ पॉइंट नहीं होता वैसे तो हम उनको इंटीजर्स कहते हैं, बट आप यहाँ पर मान लो कि पॉइंट वालों को भी हम इंटीजर्स कह रहे हैं। तो पूरे जो नंबर्स हैं, चाहे वो पॉइंट वाले हों, चाहे वो बगैर पॉइंट वाले हों, वो हमारे नंबर्स हैं। तो उन नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर, ठीक है, हम स्टोर कर रहे हैं, बट क्या होता है कि नंबर्स जो डेटा टाइप है, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक नम वेरिएबल क्रिएट किया, तो इसके अंदर मैं कोई नंबर स्टोर कर रहा हूँ। तो इस वेरिएबल की ना एक कैपेसिटी होगी, ठीक है, कि कितना मैक्सिमम वैल्यू ये स्टोर कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लिखता हूँ, ऐसे रैंडम से लिख लेते हैं, ऐसे ऐसे लिखते जाते हैं, काफी सारी मैंने लिख ली वैल्यू, ठीक है। अभी एज सच मुझे एरर शो नहीं हो रहा, बट अगर यहाँ पर देखो तो वो कह रहे हैं न्यूमेरिक लिटरल्स विद एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू दिस, मतलब ये इसकी वैल्यू है, और ग्रेटर और टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली। तो वो कह रहा है कि भाई साहब आप यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, नंबर डेटा टाइप, और आपने इतनी बड़ी वैल्यू दे दी है कि ये वेरिएबल इसको स्टोर नहीं कर सकता। इन द केस अगर ये कर भी लेगा तो आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा, कहीं ना कहीं आंसर में फर्क होगा। तो यहाँ पर हम करते हैं बिग इंट का यूज। ज्यादा कुछ नहीं करना, लेट मी शो यू, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंफ्यूज हो रहे हो तो खुद को कंफ्यूज मत होने देना, आप इस पे फोकस करना। यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, सबसे पहले हमें वेरिएबल का नाम चेंज करना होगा, और साथ में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एन। अब ये बन चुका है बिग इंट, और वो जो हमारे पास आप कह सकते हो एरर या फिर जो वार्निंग हमें मिल रही थी वो अभी नहीं मिल रही। तो एक तो ये तरीका है बिग इंट बनाने का। एक और तरीका भी है, लेट मी शो यू। यहाँ पे आते हैं, वेरिएबल का जो नाम है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, num2 हो गया। और यहाँ पर बजाय इसके कि मैं आखिर में n लिखूं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिग इंट, ठीक है, और इस सब को मैं ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या शो हो रहा है, हमें शो हो रहा है लिटरल एब्सोल्यूट वैल्यू टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली। मतलब ये तरीका नहीं किया जा सकता, इसमें हमारे पास इशू आ रहा है। जिस चीज से हम बचने की कोशिश कर रहे थे वार्निंग से, वो यहाँ पर आ रही है, तो इसको हटा दो, और ये जो है इसको आप पिक कर लो कि हाँ अगर आपने कोई बड़ी वैल्यू, वैसे जितने भी प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं ना रियल लाइफ में, वहां पर बिग एंड कभी कभी यूज होता है जब हम कोई सेंसिटिव सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें एक्यूरेसी मैटर करती है, बट ज्यादा केसेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बताना जरूरी था बिग एंड के बारे में, इसलिए मैंने आपको बताया। उसके बाद एक और टाइप होती है अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड क्या होता है, ऐसी वैल्यू जिसे आपने डिफाइन ना की हो। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, उसका नाम मैं रख देता हूँ एज। अब मैंने इसको वैल्यू नहीं दी, मेरी बात समझिएगा, मैंने इसको वैल्यू नहीं दी, मतलब मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो अभी भी इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि होगी अनडिफाइंड। इट मींस आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया बट उसे डिफाइन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी अनडिफाइंड। तो ये तो हो गया अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, तो हमारे पास एक और भी होता है, सोचने दो, हमने कौन-कौन से कवर कर लिए, लेट मी चेक। स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, बिग इंट है, हमारे पास अनडिफाइंड है, एक और भी है, बट उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा, और हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, तो कन्फ्यूज़ मत होना, सभी भूलते हैं, चाहे कोई भी डेवलपर हो। और जब भूलो, गूगल है आपके पास, जाओ सर्च करो, बस आपको चीज़ों को यूज़ करना आता हो, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये जो टाइप्स मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं, ये हैं प्रिमिटिव्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी ये जो कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टाइप्स हैं ये है प्रिमिटिव टाइप्स, एक और होती हैं जो कि होती हैं रेफरेंस, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है मैं इनको हटा देता हूँ ताकि कोड एक ही विंडो में आपको शो हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा ये जो है ये है हमारे पास प्रिमिटिव टाइप्स। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि यार प्रिमिटिव क्या होते हैं, सो लेट मी एक्सप्लेन काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपने सिर्फ चीजों को समझना है। यहाँ पर आते हैं नीचे, और मैं लिखता हूँ कि हम बात कर रहे हैं प्रिमिटिव्स के बारे में। अब यहाँ पर ना मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम है, मान लो अभी फिलहाल के लिए मैं कह देता हूँ इसका नाम है एज, और इसके अंदर वैल्यू है 25, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम है एज 2, और इसके अंदर मैं एज की वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एज वेरिएबल बनाया है ना, इसकी वैल्यू है 25, तो मतलब इसी वेरिएबल की वैल्यू मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा है। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं ना
जो हमारी एज की वैल्यू है उसको मैं चेंज कर देता हूँ और कर देता हूँ 30। अब यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन है, काफ़ी तवज्जो से सुनिएगा। यहाँ पर एज था, इसकी वैल्यू हमने एज 2 को दे दी। इट मीन्स इसके अंदर भी 25 है, ठीक है? और फिर हमने क्या किया, उसी एज वेरिएबल की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि जब एज वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो क्या एज 2 की वैल्यू भी चेंज होगी? एंड द आंसर इज नो, चेंज नहीं होगी। लेट मी शो यू। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग का यूज कर लेते हैं और प्रिंट कर देते हैं दोनों को। मतलब हम एज को भी प्रिंट कर देते हैं और एज 2 को भी प्रिंट कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आते हैं क्रोम में, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं, कंसोल में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। जो हमारे पास एज है जिसकी वैल्यू को चेंज किया वो तो 30 है, ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर दूँ तो ठीक है। और बाकी जो हमारे पास एज 2 था वो स्टिल 25 है, वो चेंज नहीं हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपने फोकस करना है। बेसिकली होता क्या है, ये सारा चक्कर है मेमोरी का, ठीक है? तो मैं यहाँ से एक्सेल ड्रॉ ओपन कर लेता हूँ, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? मेमोरी है। तो मेमोरी को अगर आप सोचो, कंप्यूटर की मेमोरी को, तो कुछ इस तरह से होती है और इसके अंदर ना काफ़ी सारे बॉक्सेस बने होते हैं, काफ़ी सारे बॉक्सेस बने होते हैं। ऐसा हम सोच सकते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे बॉक्सेस होंगे, ठीक है? तो अभी हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया था ऐज, ठीक है? उसको हमने वैल्यू दी थी 25, ठीक है? फिर हमने किया कि ठीक है, एक ऐज 2 वेरिएबल बना लेते हैं, उसको ऐज की वैल्यू दे देंगे। अब मेरी बात को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो मेमोरी में जाके उसकी जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल पहला वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू है 25, तो वो किसी एक बॉक्स में जाके स्टोर हो जाएगी और उसी बॉक्स का जो एड्रेस है, उसी वेरिएबल का नाम होगा। मतलब ये ऐज है, तो ये इसका एड्रेस बन जाएगा। क्लियर? अब जब आपने दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया, तो वो दूसरी मेमोरी स्पेस ले लेगा कोई और, तो मैं इसका नाम हो जाएगा ऐज 2। समझ रहे हो मेरी बात? और इसके अंदर आपने 25 ऐड किया, तो यही 25 यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमने ऐज की वैल्यू को चेंज किया, तो ऐज 2 चेंज क्यों नहीं हुआ? ऐज 2 इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशन चेंज है। दोनों की मेमोरी लोकेशन अगर सेम होती, तो जैसे ही हमने ऐज में चेंज किया, ऐज 2 में भी चेंज हो जाता। यही होती हैं प्रिमिटिव टाइप्स। प्रिमिटिव टाइप्स क्या होती हैं? हर एक की अलग-अलग मेमोरी लोकेशन होती है, सेम नहीं होती। सेम होती तो क्या होता, मैंने आपको अभी समझा दिया। तो ये तो हो गए प्रिमिटिव टाइप्स। आई होप आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और होते हैं जिनको हम कहते हैं रेफरेंस। रेफरेंस, अब रेफरेंस में ना हमारे पास 3 ही होते हैं, ज़्यादा होते नहीं है। तो एक तो होती है हमारे पास एरे, ठीक है? एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक होता है हमारे पास फंक्शन। ये 3 है हमारे पास रेफरेंस के लिए, ठीक है? 7 होते हैं हमारे पास प्रिमिटिव्स, 6 मैंने बता दिए, एक मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, लेक्चर के दौरान में याद आ जाएगा तो बता दूंगा, ठीक है? 7 वो होते हैं और 3 होते हैं हमारे पास रेफरेंस, ठीक है? अब ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपने देख लिया कि क्या हुआ, अब यहाँ पर उसी चीज़ को हम दोबारा से देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ना एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ लेट, ठीक है? obj1, मैं इसको नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हो, और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनता है, कंफ्यूज मत होना, आगे जाके आप समझोगे। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक होती है की और एक होती है उसकी की वैल्यू, जो कि है लतीफ। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसको नाम दूंगा obj2 और इसके अंदर स्टोर कर दूंगा अपना पहला ऑब्जेक्ट, जैसा हमने यहाँ पर किया था, ठीक है? एज 2 बनाया, उसके अंदर एज 1 को स्टोर कर दिया। अब मैं ना obj2 के अंदर चेंज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ obj2। अब ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये इसकी क्या है, वैल्यू है, प्रॉपर्टी है। मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं डॉट का यूज करूंगा। इनको आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे, कंफ्यूज मत होना। तो मैंने नेम को एक्सेस किया और उसकी वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बलोच, ठीक है? अभी देखो मेरी बात को समझिएगा। अब यहाँ पर भी हमने किया था ना, हमने क्या किया था, एज को पकड़ा था और उसकी वैल्यू को चेंज किया था। यहाँ पर एज 2 को पकड़ा है, तो एक काम करते हैं हम, सॉरी, obj1 को ही ले लेते हैं, ठीक है? तो मैंने obj1 के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है उसको चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन ये है, क्या obj2 जो है वो चेंज होगा? सोचने की बात है, क्या obj2 चेंज होगा? चेक करते हैं, चेक करते हैं। अगर हमने obj1 को चेंज किया तो क्या इसमें भी चेंज आ रहा है?
तो उसे देखने के लिए हमें कंसोल का यूज करना पड़ेगा। सो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम देखना चाहते हैं obj1 को और साथ में obj2 को, दोनों को देखना चाहते हैं, ठीक है। और साथ में मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसे कमेंट में चेंज कर देता हूँ क्योंकि वो डोंट नीड दिस राइट नाउ। सो सेव करते हैं, यहाँ आते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी वही है नाम, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर भी वही नाम है, सेम है। तो अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको दिखाऊं तो मैं दो बार कंसोल का यूज कर लेता हूं ताकि अलग अलग लाइन में शो हो, तो आपको पढ़ने में आसानी हो। सो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर obj2 में शो करना चाहता हूँ। सो अब देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है obj1, एक है obj2। हमने obj1 में चेंज किया तो ऑटोमेटिकली obj2 में भी चेंज हो गया। यही फर्क है प्रिमिटिव में और रेफरेंस में। अब यहाँ पर मेमोरी को समझो, आप मेमोरी को समझो, सारा काम मेमोरी का है। तो जब आप क्या करते हो, मैं आपको समझाता हूँ, काफी डिटेल से समझाता हूँ, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा वक्त लूंगा आपका क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास ना दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है स्टैक मेमोरी, एक होती है हीप मेमोरी। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ आप पूरी तवज्जो से इसे सुनो। एक होती है स्टैक मेमोरी, तो ये है हमारी स्टैक मेमोरी, मैं यहाँ पर इसे रख देता हूँ। और एक होती है हीप मेमोरी, HEAP, हीप मेमोरी। ये दो होती हैं। स्टैक मेमोरी के अंदर ना रेफरेंस होता है। रेफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने ये वेरिएबल बनाया था ना, ये एज इक्वल्स टू 25, तो एज जो है वो रेफरेंस है, 25 जो है उसकी वैल्यू है। मतलब अगर आपने 25 को एक्सेस करना है तो ये इसका रेफरेंस होगा। आप इस वेरिएबल के नेम के थ्रू इस 25 को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो जो रेफरेंस होता है वो स्टैक में स्टोर होता है, जो वैल्यू होती है वो हीप में स्टोर होती है। मैं आपको वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया एज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया 25, तो ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इस वेरिएबल के अंदर एक है मेरे पास वेरिएबल का नाम जो कि है हमारा रेफरेंस। तो रेफरेंस स्टोर होता है स्टैक में। एक होती है इसकी वैल्यू विच इज 25, वो स्टोर होती है हीप में। क्लियर? ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट की। अब यहां पर मेरा आ गया obj1। obj1 ये पॉइंट कर रहा था हीप मेमोरी में रखे हुए डाटा की तरफ, जिसमें मेरा नाम रखा हुआ था, मेरा नाम जिसका था लतीफ, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक obj2 बनाया, मैं इसको नाम दे देता हूं obj2। और हमने क्या किया, इसको भी obj1 दे दिया। इट मींस अब ये भी उसी डाटा की तरफ पॉइंट करेगा, ये भी उसी डाटा की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अब अगर मैं obj1 में यहाँ पर चेंज करता हूँ और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा बलोच, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बलोच। तो यहाँ पर देखो अब obj1 भी तो उसी को पॉइंट कर रहा है ना, obj2 भी उसी को पॉइंट कर रहा है, obj1 भी उसी को पॉइंट कर रहा है। तो इट मीन्स अगर आप दोनों में से किसी में भी चेंज करेंगे तो दोनों में चेंज होगा, क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं। अपनी मेमोरी लोकेशन को समझना है। इसमें प्रिमिटिव में ऐसा नहीं होता। प्रिमिटिव में क्या होता, अगर हमने जैसे एज वेरिएबल बनाया, फिर हमने एक एज 2 वेरिएबल बनाया, इसको मैंने वैल्यू दे दी 25, तो ये मेमोरी में कहीं पे 25 हमने रख दिया यहाँ पे, ये इस 25 की तरफ पॉइंट कर रहा है। और जब हमने, मैं आपको कोड में जाके दिखाता हूँ, जब हमने यहाँ पर एज 2 को एज की वैल्यू दी थी तो अलग मेमोरी उसको मिलेगी, सेम की तरफ वो पॉइंट नहीं कर रहे। इसलिए जब हमने एज 2 में चेंज किया, सॉरी एज में चेंज किया था, तो एज 2 में कोई चेंज नहीं आया था, क्योंकि दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे थे। आई होप आप समझ चुके होंगे। और यहाँ पर मुझे याद आ गया, प्रिमिटिव की जो सातवीं टाइप थी वो है सैम्पल। चलो बातों बातों में याद आ गया। चीजें भूल जाती हैं, इंसान है, इंसान भूलते हैं, कंप्यूटर थोड़ी ना है कि हर चीज याद रहेगी। भूल जाओ, गूगल है, एआई है, सब कुछ है, जाके पूछो, आपको यूज करना आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि रेफरेंस और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या फर्क होता है। अभी मैंने आपको ऑब्जेक्ट के साथ करके दिखाया, अभी मैं आपको एरे के साथ करके दिखाता हूँ। बट यहाँ पर आपका ना एक क्वेश्चन हो सकता है, होना चाहिए, अगर नहीं है तो पैदा करो अपने अंदर, ये क्वेश्चन आपके अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कह सकते हो कि जैसे हमने obj1 एक 1 बनाया, ठीक है, वो पॉइंट कर रहा था मेमोरी में एक नाम रखा हुआ है जिसका नाम है लतीफ, उसकी तरफ। फिर हमने obj
2 बनाया, जिसको obj1 की वैल्यू दी, तो वो भी उसी की तरफ पॉइंट करना शुरू कर दिया उसने भी। और जब हमने obj1 में चेंज किया तो obj2 में भी चेंज हो गया। obj2 में चेंज करेंगे तो obj1 में भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या कोई तरीका है कि हम obj1 में चेंज करें बट obj2 में चेंज ना हो? होना चाहिए ना आपका क्वेश्चन, और ये हो सकता है। यहाँ पर देखिए, हमारे पास obj1 है, ठीक है। obj1 हमने obj2 को दे दिया। अब दोनों सेम, अपने माइंड में आप सोचो कि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं। अब मैंने obj1 में चेंज किया, मैं चाहता हूँ obj2 में चेंज ना हो, तो उसका मेरे पास एक तरीका है, स्प्रेड ऑपरेटर। हम क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, 3 डॉट्स लगा देंगे कुछ इस तरह से, और फिर obj1 लिख देंगे। ये है स्प्रेड ऑपरेटर। अब क्या है, अब ये एक अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, इसके लिए एक अलग मेमोरी लोकेशन बन जाएगी। लेट मी शो यू। दोबारा से चेक करते हैं। यहाँ पे आते हैं, और क्या हो रहा है, obj इज नॉट इटरेबल। इटरेट तो हम कर ही नहीं रहे इसको। ओके, चेक कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं यार, हो सकता है मुझसे गलती हो रही हो, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस हो। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से, ओके, अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, मेरी बात को समझो, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, और ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं ना, वो हम एरे के साथ यूज करते हैं। अभी थोड़ी देर में एरे के साथ काम करेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने इसको सेव किया, तो अब देखते हैं। यहाँ पे आए, अब देखो चेंज नहीं हुआ, अब चेंज नहीं हुआ। एक बार चेक कर लेते हैं कोड में आके। हमारे पास obj1 की वैल्यू को हमने चेंज किया, और यहाँ पर भी चेंज हो गया। ऊपर देखो ब्लोच जो है वो प्रिंट हो रहा है, बट obj2 की वैल्यू स्टिल सेम है। तो ये आपके माइंड में जो क्वेश्चन आना चाहिए था, जो मैंने किया, ये उसका आंसर है कि हाँ, आपके पास तरीका होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को चेंज करो और दूसरा चेंज ना हो। अभी ये मैं एरे के साथ समझाता हूँ, क्योंकि हमारा बूट कैंप है, तो हमने अच्छे से पढ़ना है इसको, 10 दिन में पूरा कवर करना है। इसको मैं कमेंट में चेंज करता हूँ, ठीक है। और अभी एरे की बात करते हैं। मेरी एक बात याद रखना, अभी मैंने आपके सामने ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं आपके सामने एरे बना रहा हूँ। मुझे पता है आपको एरे के बारे में नहीं पता, मुझे पता है आपको ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता। अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं रेफरेंस टाइप्स के बारे में, प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में। ना तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ना हम एरे के बारे में बात कर रहे हैं, ना हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये मेन टॉपिक्स हैं हमारे, जो कि अभी कुछ दिनों में हमारे बूट कैंप में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपने टाइप्स को समझना है कि मेमोरी के साथ क्या छेड़खानी हम कर रहे हैं, क्या हो रहा है मेमोरी के अंदर, ये चीजें आपने समझनी है। और मेरा माइक बंद हो गया। ओके, तो मेरा माइक अचानक से बंद हो गया था, तो उसे ठीक करने में थोड़ा वक़्त लगा, तो हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे रेफ़रेंस के बारे में, और अब हम एक एरे क्रिएट करने वाले थे। मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम क्या रखें? नम रख लेते हैं, ठीक है? और स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए हम कह देते हैं कि इसके अंदर डाटा रखा हुआ है 1, 2, 3, ये इसके अंदर डाटा रखा हुआ है। अब मैं एक और एरे क्रिएट करता हूँ, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया, वही सारा काम कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए ये। मैं इसे नाम दे देता हूँ num2 का, और इसे num1 कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर num1 को रख देता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं चेंज करूंगा num1 में, और हमने देखना है कि क्या num2 में चेंज होता है। मैंने आपसे कहा ये रेफरेंस है, और आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। मैं यहाँ पर ना, अब चेंज कैसे करेंगे, ये मजे की बात है, क्योंकि ये तो एरे है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा 3। अब ये 3 क्या है मुझे पता है, आपको नहीं पता, एरे के टॉपिक में पढ़ेंगे। बेसिकली ये इंडेक्स होता है। इंडेक्स मतलब जगह, हम बताते हैं किस जगह पे जाके न्यू वैल्यू को रखना है। थोड़ा सा बता देता हूँ, एरे की जो पहली वैल्यू होती है वो 0 इंडेक्स पे होती है, दूसरी वैल्यू 1 इंडेक्स पे होती है, तीसरी वैल्यू 2 इंडेक्स पे होती है, चौथी वैल्यू 3 इंडेक्स पे होगी, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा, ठीक है। और ये मैंने वैल्यू दे दी। मैंने कहा तीसरे स्टेप पे जाओ, तीसरे इंडेक्स पे जाओ, उसमें 4 रख दो। तो अब मैं देखना चाहता हूँ, कंसोल का यूज करते हो, मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबसे पहले num1 को देखना चाहते हैं आउटपुट में, टर्मिनेट कर देते हैं। फिर से कंसोल का यूज करते हुए डॉट लॉग, और यहाँ पर हम देखना चाहते हैं num2 को। तो देखना चाहते हैं कि क्या जब हमने num1 में चेंज किया, दिस इज num1, जब हमने num1 में चेंज किया तो क्या num2 में चेंज होगा। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे बताओ।
हमने num1 में चेंज किया, क्या num2 में चेंज होना चाहिए? क्योंकि ये रेफरेंस है और अपने मेमोरी लोकेशन को माइंड में रखना है। सो लेट मी शो यू द आउटपुट। तो यहाँ पर देखो हमारे पास num1 में जब चेंज किया तो num2 में भी चेंज हुआ, क्योंकि ये रेफरेंस है और ये सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। कैसे हम कर सकते हैं कि यार num2 में चेंज करें बट num1 में चेंज करें बट num2 में चेंज ना आए? तो स्प्रेड ऑपरेटर अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज किया था, दोबारा यूज करके दिखा देता हूँ। 3 बार डॉट लगा दो और फिर जो आपका रेफरेंस है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो हमारे पास इस तरफ तो हमारे पास है 1 2 3 4, क्योंकि हमने num1 में चेंज किया था, बट num2 में कोई चेंज नहीं हुआ 3। आई होप आप समझ चुके होंगे। थोड़ा वक्त लगा हमें इन चीजों में कि यार क्या प्रिमिटिव्स हैं, क्या हमारे पास रेफरेंस है, इनको समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अच्छा खासा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और साथ में एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सी चीज रेफरेंस है, कौन सी चीज प्रिमिटिव है? तो ये ब्रैकेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आपने याद रखना है। यहाँ पर देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी, समझ लेना वो रेफरेंस है। जो वैल्यू कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी, समझ लेना वो रेफरेंस है। जो वैल्यू पैरेंथेसिस ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई हो, समझ लेना वो रेफरेंस है। ठीक है, ये मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ याद रखने का, आई होप आप इसको समझोगे। ठीक है, ये चीजें तो हमने कवर कर ली। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास। मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको अब स्क्रिप्ट नहीं कहूंगा मैं, ठीक है, इसको मैं कहूंगा ऑपरेटर्स, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने काफी बार ऑपरेटर्स पढ़े भी होंगे, आपको आते भी होंगे। कुछ हैं जो कि कंप्यूटर्स के रिलेटेड है, हो सकता है आपने मैथ में पढ़े हों, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, ये तो आपने पढ़े हुए होंगे। कुछ और होते हैं जो कि कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं, कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आके ना इसका नाम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब हम फाइल चेंज कर चुके हैं और अब हम जो वर्क करेंगे वो करेंगे ऑपरेटर्स डॉट जेएस के अंदर, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और ये इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको सेव नहीं किया था। अब यहाँ पर आके मैं सिंपल सा बता देता हूँ हमारे पास ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कौन कौन से होते हैं इसमें? इसमें जमा भी होता है, नफी भी होता है, ज़रब भी होता है, तकसीम भी होता है, जिसे आप डिवाइड कहते हो, तकसीम भी होता है, और मॉड्यूलस भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ और भी होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, इसके अंदर प्लस प्लस भी होता है, इसके अंदर माइनस माइनस भी होता है। अब ये प्लस प्लस माइनस, क्योंकि मुझे पता है आपको प्लस के बारे में पता होगा, आपको माइनस के बारे में पता होगा, मल्टीप्लिकेशन। अगर आप पहली बार कोडिंग सीख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर के अंदर तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप देख लो, उसके अंदर जब मल्टीप्लिकेशन की बात होती है तो वहां पर हम ये स्टार लगाते हैं। स्टार मीन मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड का भी आपको पता होगा, हो सकता है आपको मॉड्यूलस का पता ना हो सकता है आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर का पता ना हो, लिख लेना, इसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हो सकता है आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर का पता ना हो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मॉड्यूलस। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मॉड्यूलस। पहले मॉड्यूलस से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है 25, इसको डिवाइड कर दो 5 के साथ। ये मैंने लिखा, ठीक है। अब मैथ में कैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है, क्या ख्याल है? मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, 25 को रख लेते हैं इसके अंदर, जज मत करना, मैं माउस के साथ दिख रहा हूँ लिखाई पे। तो ये आ गया मेरे पास 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, थोड़ी मैथ पढ़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25, कुछ इस तरह से। ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास? 0। बेसिकली ये जो रिमाइंडर है यही हमारा मॉड्यूलस होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। जब भी आपने कोई ऐसा कोड लिखना है जिसमें आपको रिमाइंडर दिखाना है तो आप मॉड्यूलस का यूज करोगे। और इसको आप कैसे लिखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, कोडिंग में आते हैं। आप सिंपल यहाँ पर लिखोगे 25 मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये वाला। हो सकता है आप इसे परसेंटेज कहते हो, मैथ में हम भी कहते थे, बट यहाँ पर ये मॉड्यूलस है, डिवाइडेड बाय 5। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? 0, क्योंकि ये आपको रिमाइंडर देता है। ठीक है, इन पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। ये थोड़ा ट्रिकी है, ये थोड़ा ट्रिकी है, और इसको ज्यादातर हम यूज करते हैं लूप्स के साथ। क्या होती है लूप्स, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मान लो मैंने ना एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है ए, इसको मैंने वैल्यू दे दी 5, फिर मैंने लिख दिया ए प्लस प्लस। इसको लिखने के दो तरीके हैं, मैं प्लस प्लस ए भी कर सकता हूँ,
दोनों काम सेम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा हट के कर रहे हैं। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, और ये जो दूसरे वाला है इसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, दोनों में क्या फर्क है समझाता हूँ डिटेल से। अभी फिलहाल के लिए इसकी वर्किंग मैं आपको बता देता हूँ ये करता क्या है। देखो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी उसके साथ आपने वेरिएबल लिखा, यहाँ पर हमने वेरिएबल ए लिखा है, ये उस वेरिएबल की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर देता है। अभी अगर मैं आपको कंसोल में दिखाऊं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉट कन्फर्म, हमने लिखना है कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं ए की वैल्यू को देखना चाहता हूँ आउटपुट में। सेव करते हैं, वापस आते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो आउटपुट में 6 आ चुका है, जबकि हमने ए को वैल्यू दी थी 5, लेकिन यहाँ पर आ चुका है 6। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये वेरिएबल की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर देता है, वेरिएबल की वैल्यू में, कांस्टेंट नहीं। अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूं ना तो ये एरर आएगा, इसमें इंक्रीमेंट नहीं कर सकता, ये सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू में ही इंक्रीमेंट कर सकता है। चलो, आपको ये पता चल गया इंक्रीमेंट क्या होता है। बात करते हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट में प्री इंक्रीमेंट में क्या फर्क है। देखो, बात को समझना, ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि इस लाइन पे, इस वेरिएबल में एक का इंक्रीमेंट नहीं होगा। थोड़ा ट्रिकी है, आई नो थोड़ा ट्रिकी है, बट बात को समझना, इस लाइन पे इंक्रीमेंट नहीं होगा। जैसे ही आपका कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करेगा, उसी वक्त इसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर मैं यहां पर लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं a प्लस प्लस, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्या करेगा, a की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करेगा, आंसर 5 आना चाहिए, सॉरी 6 आना चाहिए, बट यहाँ पर आंसर 5 है। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जहां पर आप पोस्ट इंक्रीमेंट को यूज कर रहे हो जिस लाइन में, उस लाइन में ये एक इंक्रीमेंट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन में जाओगे, अगर नेक्स्ट लाइन में मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं और एक की वैल्यू को देखता हूं, तो आप देखना अब इसमें एक का इंक्रीमेंट हो चुका होगा। तो यहाँ पर देखो 6 शो हो रहा है। मेरी बात को समझिएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, जिस लाइन में आप पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो उस लाइन में एक का इंक्रीमेंट नहीं होगा। जैसे ही कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में जाएगा, उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। और ये जो पोस्ट है ना, सॉरी, ये जो प्री है, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। प्री क्या करते हैं, जिस लाइन में आप उसको यूज कर रहे हो वहीं पर इंक्रीमेंट कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, प्लस प्लस ए कर दूं तो अब दोनों तरफ हमारे पास 6 आएगा आंसर। लेट मी शो यू। यहाँ पर देखो, ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। और डिक्रीमेंट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये एक का इंक्रीमेंट कर रहा है वेरिएबल में, तो ये एक का डिक्रीमेंट करेगा। इसमें भी प्री होता है, इसमें पोस्ट भी होता है। दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, और जब तक आप खुद से नहीं करोगे, आपको ये चीजें याद नहीं होंगी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। एक होता है असाइनमेंट। इसको आपने काफी बार यूज किया, बट आपको नाम का नहीं पता। मैं आपको बता देता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, आपको मैं दिखाई देता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर मैं लिखता हूँ एज इक्वल्स टू 25। ये जो इक्वल्स टू है ना, बेसिकली ये मैथ के अंदर इक्वल्स टू है। कंप्यूटर में से इक्वल्स टू नहीं कहता है। इक्वल्स टू के लिए एक और साइन होता है, हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है। ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब है किसी को कुछ दे देना, किसी को कुछ असाइन कर देना। तो बेसिकली हम एज वेरिएबल को 25 वैल्यू दे रहे हैं, तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। और यहाँ पर मैं साथ में लिख देता हूँ दैट ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, चलिए, और कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। और कंपैरिजन, ये हम काफी यूज करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जैसे इक्वल टू, ये है इक्वल टू कंप्यूटर का, ठीक है, वो इक्वल टू नहीं था, वो असाइनमेंट ऑपरेटर था। एक और भी होता है इक्वल टू 3 बार। क्या डिफरेंस है, एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, इसके अलावा कंपैरिजन में कहाँ गया, ये रहा। कंपैरिजन में हमारे पास और भी होते हैं, जैसे आप कह सकते हो ग्रेटर देन होता है, ठीक है, आप कह सकते हो लेस देन होता है। इसी तरह से हमारे पास और भी होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास लेस देन इक्वल टू भी होता है। इसी तरह से हमारे पास नॉट इक्वल टू भी होता है।
ठीक है? तो ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। बेसिकली इनको हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते। जब हम इफ एल्स को पढ़ेंगे ना, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में ना नॉलेज दे देता हूँ, बाकी एक्सप्लेन से हम बाद में समझेंगे, ठीक है? अभी अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ ना दैट अ, मैं कह देता हूँ 2 इक्वल्स टू 2, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? मैं कह रहा हूँ 2 2 के बराबर है, तो इसका आंसर होना चाहिए ट्रू, कि हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं ठीक कह रहा हूँ कि इसका आंसर ट्रू है। बल्कि इन चीज़ों को ना हम कंसोल में समझते हैं। ठीक है? कंसोल में आके कमेंट में चेंज कर दिया था, सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 इक्वल्स टू 2, एंटर करता हूँ तो मेरे पास ट्रू आ रहा है कि हाँ, आप ठीक कह रहे हो, 2 2 के बराबर है। अब यहाँ पर ना मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 2। अब डबल कोटेशन के अंदर आप जो कुछ लिखते हो वो स्ट्रिंग होती है डबल कोट्स में। स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो, बैकटिक्स में भी लिख सकते हो, बट अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप डबल कोट्स में लिखो। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल्स टू 2। अब देखो, एक मैंने लिखा स्ट्रिंग का 2, एक लिखा नंबर का 2, दोनों की टाइप अलग-अलग है, बट आंसर मेरे पास क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, 1 मिनट, ये 3 डबल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं, 3। और अब अगर मैं करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा फ़ॉल्स। क्या हो रहा है यहाँ पर? सोचने की बात है ना। देखो, ये जो हमारे पास है ना डबल इक्वल टू, ये क्या करता है? ये सिर्फ़ मैच करता है किसको? ये मैच करता है वैल्यूज़ को। ये सिर्फ़ वैल्यूज़ को मैच करता है। बट ये वाला जो है जिसमें 3 इक्वल्स टू हम यूज़ कर रहे हैं, ये वैल्यू को भी मैच करता है, ये टाइप को भी मैच करता है, तो ये स्ट्रिक्ट होता है, दोनों को मैच करता है, इसलिए हमारे पास आंसर आ रहा है फॉल्स। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि यार 5 जो है वो ग्रेटर देन है 6 से। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ऑफ कोर्स मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि 5 6 से ग्रेटर देन नहीं है, तो मेरे पास फॉल्स आ रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि यार ये जो 10 है ना, ये या तो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 10 के। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, मेरी बात को समझिएगा। मैं कह रहा हूँ ये जो 10 है या तो ग्रेटर देन है 10 से या इक्वल टू है, 2 चीज़ें। मतलब दोनों में से एक है। तो जैसे एंटर करूँगा मेरे पास आंसर ट्रू आ रहा है, क्योंकि दोनों में से एक तो है, 10 10 के इक्वल है। ठीक है? और मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि यार ये जो 10 है ना, नॉट इक्वल टू 11, मैं कह रहा हूँ 10 जो है वो 11 के इक्वल नहीं है, तो मतलब मैं ठीक कह रहा हूँ। तो हमारे पास आंसर आ रहा है ट्रू। अभी भी अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपसे कहता हूँ आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इनको हम काफी डिटेल से कवर करेंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। अभी इतना काफी है, इनके बारे में और पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक और होते हैं हमारे पास जो कि हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि हमारे बहुत काम आते हैं और हम काम में लाएंगे इनको। एक होता है हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स के अंदर आपने कुछ गेट्स पढ़े होंगे, एंड और नॉट, ये वही वाले हैं। एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है और ऑपरेटर, और एक होता है नॉट ऑपरेटर। ठीक है? ये 3 ऑपरेटर्स होते हैं। एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एंड के साथ, ये एंड का ऑपरेटर है। और के लिए हम यूज करते हैं पाइप साइंस, और नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है? अब होता क्या है, मेरी बात को समझिएगा। यहां पर ना मैं लिखता हूं कि 10 ग्रेटर देन है 11 के, एंड 10 लेस देन है 9 से। अब यहाँ पर 2 कंडीशंस है, मेरी बात को समझिएगा। एक ये कंडीशन है, मैं कह रहा हूँ 10 जो है वो बड़ा है 11 से। क्या 10 11 से बड़ा है? नहीं, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है? और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ 10 छोटा है 9 से, तो ये भी मैं गलत कह रहा हूँ, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? फॉल्स। FALSE, फॉल्स। ठीक है? अब हमारे पास क्या है? ये दरमियान में ऑपरेटर है। अब इसकी बारी आएगी। ये जो एंड का ऑपरेटर है ना, ये दोनों वैल्यूज को चेक करेगा, इस वैल्यू को भी चेक करेगा, इस वैल्यू को भी चेक करेगा। अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तब आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब क्योंकि दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, सभी के साथ होता है, आपके साथ हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपने फोकस करना है इस पे। ठीक है? जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी चीजें हम काफी डिटेल से कवर करेंगे अपने इस बूट कैंप में। ठीक है? बस कोशिश करना, वीडियोस को शेयर करना हाँ, ज़रूरी है। चलें जी, अब इसके बाद ना
हम एक और काम करते हैं, और ऑपरेटर को यूज करते हैं। मैं कहता हूं कि यार 10 जो है वो ग्रेटर देन है 9 से, और ये और का साइन है। और मैं कहता हूं 10 जो है वो लेस देन है 6 से। ठीक है, अब यहां पर देखो, क्या 10 बड़ा है 9 से? ऑफ कोर्स, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ये मैंने ट्रू लिख दिया। ठीक है, यहां पर मैं कह रहा हूं 10 छोटा है 6 से, नहीं, फॉल्स आएगा। तो इसका एक आंसर ट्रू है, एक फॉल्स है। तो ये जो और ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये सिर्फ चेक करता है कि दोनों में से क्या एक भी ट्रू है। अगर इसको एक भी ट्रू मिल गया तो आंसर ट्रू में आ जाएगा, दोनों ट्रू मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चेक करेगा, दोनों में से एक भी ट्रू है तो काम हो जाएगा। एंड ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता, एंड ऑपरेटर में दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आपने एक एप्लीकेशन बनाई, उसमें ना आप क्या करते हो, यूजर से ईमेल भी लेते हो, पासवर्ड भी लेते हो, और आप दोनों को चेक करते हो कि दोनों ठीक होंगे तो एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये एंड ऑपरेटर आप वहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, ये काफी काम का है। ठीक है जी, तो ये ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। वैसे इन्हीं को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिज़न ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में ऐड और नॉट सबको हमने कवर कर लिया। और मैंने जो लिस्ट बनाई थी, लेट मी चेक। ठीक है, मैंने लिस्ट बना रखी है कि क्या-क्या पढ़ाना है। क्योंकि रिकॉर्डिंग करते हुए अक्सर चीज़ें भूल जाती हैं, तो मैं नहीं चाहता मैं भूलूँ, तो मैंने साथ में नोट्स बना रखे हैं। आपको नहीं दूँगा, आपने अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है? चलें, ये चीज़ें तो हो गई। अब इसके अंदर ना एक और थोड़ी-सी चीज़ है जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर आके ना ये मतलब इसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता था जावास्क्रिप्ट की इस चीज़ को, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी वीडियो एंड करने वाले हैं तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। मेरे पास ना 5 है, मैं ऐड करता हूँ 2 के साथ, आंसर क्या आना चाहिए? आंसर या तो आप कहोगे यार 7 आना चाहिए, या आप कहोगे एरर आना चाहिए कि ये जो 5 है ये तो स्ट्रिंग में है, और ये जो 2 है ये नंबर में है, दोनों की टाइप चेंज है। बट हमारे पास आंसर आ रहा है 5 2। स्ट्रेंज नहीं? देखो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो प्लस ऑपरेटर है इसके 2 काम होते हैं। एक काम होता है वैल्यूज को ऐड करना, जैसे 2 + 2 = 4, ये एक काम हो गया ऐड करना। प्लस ऑपरेटर का एक और काम होता है कॉन्कैटिनेट करना, मतलब जोड़ देना, जोड़ देना। ठीक है, ये 5 है, ये 2 है, दोनों को जोड़ दो तो 5 2 हो जाएगा। 7 पकड़ो, 1 पकड़ो, दोनों को जोड़ दो तो 7 1 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो इसके 2 काम है। अब जब भी आप स्ट्रिंग का यूज़ करते हो ना, तो ये जो प्लस ऑपरेटर है ये कॉन्कैटिनेशन का काम करता है, मतलब दोनों को जोड़ देता है। ठीक है, अच्छा एक और काम करते हैं, मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, प्लस करता हूँ और इस तरफ 5 लिखता हूँ। देखो उसने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, 2 को पकड़ा, 5 को पकड़ा, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप प्लस ऐड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो, प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो, और आपके पास एक तरफ स्ट्रिंग की वैल्यू है और बाकी नंबर्स हैं, तो वो क्या करेगा, सबको कॉन्कैटिनेट कर देगा, ऐड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कुछ और करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप करते हो 5 और ऐड की जगह आप यूज़ कर देते हो -2, तब आपको आंसर ठीक मिलेगा, क्योंकि माइनस का एक ही काम है कि वैल्यूज़ को माइनस कर दो, काट दो। हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि ये तो स्ट्रिंग है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करते हैं, माइनस ऑपरेटर है और आपके पास नंबर्स हैं तो बाकियों को भी नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। ये चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता था। मैं चाहता था कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो। तो प्लस ऑपरेटर के 2 काम होते हैं, कॉन्कैटिनेशन करना मतलब चीज़ों को जोड़ देना, और एडिशन परफ़ॉर्म करना। दैट्स इट। ठीक है जी, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया, बट हमने काफ़ी कुछ सीखा इसमें। ठीक है? अ, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और इन डेप्थ जाएँगे, थोड़ा और चीज़ों को कवर करेंगे, और कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना मेरे लिए, हाँ? कुछ ना कुछ लिख के जाना। भले इतना ही लिख देना सर, लेक्चर में मज़ा आया। ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।